दोस्तों, 2020 में जब कोविड की पहली वेव आई थी, स्टॉक मार्केट हेवीली क्रैश हो गया, जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स को लॉसेस उठाने पड़े। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 के स्टॉक क्रैश के दौरान खाली 6 दिन में इन्वेस्टर्स को 11 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। स्टॉक मार्केट को मेनली दो तरीके के इमोशंस ड्राइव करते हैं, पहला फेयर और दूसरा ग्रीड। और जब मार्केट क्रैश हो जाता है तो इन्वेस्टर्स इस फेयर में आ जाते हैं कि कहीं उनके स्टॉक का प्राइस और नीचे न गिर जाए, तो इसी फेयर की वजह से वो अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत से सिचुएशंस में हैवी लॉसेस उठाने पड़ते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट क्रैश की बात करें या स्मॉल मार्केट करेक्शंस की बात करें तो दोनों को ही प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट दोस्तों, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज है जिनका यूटिलाइज करके आप मार्केट क्रैश के दौरान भी लॉसेस से बच सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहली स्ट्रैटेजी की ओर, जो कि है राइट माइंडसेट। दोस्तों, जबकि आप एक सही माइंडसेट की बात करें तो एक इन्वेस्टर को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखे और उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है अपनी इन्वेस्टमेंट से वो रियलिस्टिक हो। और साथ ही इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली कंट्रोल करे। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले बात आती है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक क्यों कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, उसका रीजन ये है कि जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा स्टॉक के प्राइसेस में उतार और चढ़ाव तेजी से देखने को मिलेगा। और अगर आपने टाइम होराइजन सेट नहीं किया है अपने लिए तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब कभी भी आपके स्टॉक के प्राइसेस नीचे चले जाएं तो आप फेयर की वजह से अपने स्टॉक्स को बेच दो और आपको प्रॉफिट होने के बदले उल्टा आपकी इन्वेस्टमेंट पे लॉस होगा। वहीं अगर आपने गोल सेट कर लिया है कि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो भले ही शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट इंप्रूव होता ही होता है। अगर आप आज के मार्केट को कंपेयर करेंगे आज से 5 साल पहले के मार्केट के साथ तो आपको दिखेगा कि मार्केट हमेशा ऊपर ही चला गया है, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट आपको आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे काफी अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। और दूसरा रीजन कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक क्यों कंटिन्यू रखना चाहिए, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितनी ज्यादा समय तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड और कंटिन्यू रखते हैं उतने ज्यादा समय तक कंपाउंडिंग का मैजिक आपके लिए काम करता है, आपके वेल्थ को ग्रो करने के लिए। अब बढ़ते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की ओर। दोस्तों, नो डाउट अगर आप इंटेलिजेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। बट अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट रातों रात 1 लाख से 10 लाख हो जाएगी, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। दोस्तों, स्टॉक से आपको लॉन्ग टर्म में लगभग 12% का रिटर्न मिल सकता है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी तक तो आप ये जान चुके हैं कि मार्केट को दो तरीके के इमोशनल्स कंट्रोल करते हैं, एक तो है फियर और दूसरा ग्रीड। और इन्हीं इमोशंस को अपने फेवर में कंट्रोल और मैनेज करना, इसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको बहुत से उतार और चढ़ाव देखने पड़ते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहता है और यही वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के इमोशंस को हर टाइम पे इन्फ्लुएंस करता रहता है। ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशंस में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करें ताकि आप सेंसिबल डिसीजन ले पाएं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, पिकिंग राइट स्टॉक्स। दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर्स इस वजह से इन्वेस्ट करना शुरू करते थे क्योंकि उन्होंने किसी स्टॉक के बारे में अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर से सुना होता है, और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सही से समझना होगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो मान लीजिए आपको इस कंपनी के साथ एक तरीके से दोस्ती करनी होगी जिसके बारे में आप पूरी जानकारी रखते होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम रवि है, जिसे आप सालों से जानते हैं।
आपको इस दोस्त की छोटी सी छोटी चीज के बारे में भी खबर रहती है, आप इसके नेचर को भी अच्छे से समझते हैं। अब एक दिन अचानक से कोई एक ऐसा इंसान आपके पास आता है जो आपसे आपके दोस्त के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कहता है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ऑब्वियसली, जबकि आप अपने दोस्त को अच्छे से समझते हैं, आप उसकी लाइफ में होने वाली छोटी सी छोटी चीज को भी जानते हैं, तो आप उस थर्ड पर्सन को वहीं पे बता देंगे कि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि आप अपने दोस्त को अच्छे से समझते हैं और आप उस बात को सिंपली इग्नोर कर दोगे। अब इस एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं स्टॉक्स की ओर। जब आप किसी कंपनी से दोस्ती कर लेते हैं, मतलब कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सही से समझ लेते हैं, आप ये जानते हैं कि कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कमा रही है और इसके ज्यादा डेट्स भी नहीं है, तो भले कभी इस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप इस कंपनी के बारे में पहले ही रिसर्च कर चुके हैं और आप ये जानते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो होगी ही होगी। अब ये तो आप समझ चुके हैं कि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। इसमें हमें यह पता चलता है कि कंपनी का एक गिवन टाइम में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। साथ ही हमें चाहिए कि हम कंपनी के बैलेंस शीट को रिव्यू करें। बैलेंस शीट्स में हमें कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और अगर आपको बैलेंस शीट में ये दिखता है कि कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा है एसेट्स के कंपैरिजन में, तो आपको सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बगैर बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कंपनी के फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी में जो फंड्स आ रहे हैं तो वो कहां से आ रहे हैं और वो फंड कहां जा रहे हैं। इसके बगैर आपको कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च करना होगा कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी सक्षम है, और साथ ही कंपनी का फ्यूचर बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कहां पे स्टैंड कर रही है। दोस्तों, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उन स्टॉक्स को बाय करें जिनके पास माउट हो, मतलब कि आपको उन कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। मान लीजिए आपने किसी कारपेंटर को अपने किसी वुड के काम के लिए हायर कर लिया है, और जब अब आपके कारपेंटर को एडहेसिव की जरूरत पड़ेगी तो उसके माइंड में एक ही नाम आएगा, वो है फेविकोल। वो इस वजह से क्योंकि फेविकोल एक ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे हर कोई जानता है, और चाहे गांव हो या शहर हर जगह यूज किया जाता है। फेविकोल पेडिलाइट इंडस्ट्रीज का ब्रांड है, और ये फेविकोल पेडिलाइट के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी मॉट का काम करता है। दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी वीडियोस खाली एजुकेशन पर्पस के लिए होती हैं। अब बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 की ओर, जो है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। दोस्तों, अगर आप अपने सारे फंड्स एक कंपनी के स्टॉक्स में लगा देते हैं और अगर वो किसी रीजन की वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो आप इमेजिन करिए आप अपना सारा पैसा खो दोगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, और वो भी उन सभी कंपनीज में जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। इससे आपके रिस्क के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये तो था डाइवर्सिफिकेशन विद इन द स्टॉक मार्केट। पर अगर मार्केट ही क्रैश हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट कम या ज्यादा ऑलमोस्ट सभी कंपनीज पे पड़ता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बाकी एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई करें, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, सेविंग स्कीम्स या एफडीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज जिनकी हेल्प से आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।